यस, ओके। अब डिप्लीशन मेथड देखो, हमने कल कौन से तीन मेथड्स देखे थे? सम ऑफ डिजिट्स मेथड देखा था, उसके बाद हमने देखा था मशीन आवर मेथड, और तीसरा देखा था प्रोडक्शन यूनिट मेथड। चौथा जो है दैट इज डिप्लीशन मेथड, ये बहुत सिमिलर है प्रोडक्शन यूनिट मेथड से। ये डिप्लीशन मेथड यूजुअली यूज होता है इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे ये देखो, डिप्लीशन इज द अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज such as oil, gas, timber and minerals to the production process. See, ये जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यूजुअली हमारे पास माइंस होते हैं, और वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि जैसे जैसे आप उन्हें माइंस या पर्टिकुलर प्लेस से निकालते जाते हो वैसे वैसे वो कम कम होते जाते हैं। सो अगर तुम्हारे पास तुम्हें एक लोकेशन मिला है कि जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्व है, तो तुम वहां से वो नेचुरल रिसोर्सेस निकालोगे, बट उसका भी एक लाइफ होता है, एक क्वांटिटी होती है वो एरिया में, वो माइन में या वो प्लेस में, और जैसे तुम वो पूरी क्वांटिटी निकाल लेते हो उसके बाद दैट प्लेस यू कैनॉट यूज अगेन, राइट? सो उस केस में दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस और क्वारीज एक्सेट्रा containing only certain quantity of product. The depreciation rate is calculated by dividing the cost of the asset by the estimated quantity of the product likely to be available to be extracted. इसका मतलब, अगर मैंने कोई ऐसी मशीन खरीदी है जो मैं वहां पे यूज कर रही हूँ, तो उसका डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? या यहाँ पे हम ये माइन के डेप्रिसिएशन के बारे में एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो माइन्स है और क्वेरीज है, अब तुमने वो जो माइन का एरिया है वो पूरा सपोज तुमने खरीद लिया, और तुमने खरीद लिया वो 10 लाख में, तो उस केस पे तुम ये माइन पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे? तुम पहले ये डिसाइड करोगे कि ये माइन में से एस्टिमेट कितना क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस निकलने वाले हैं। लेट से तुम्हें लग रहा है कि वहां से कोल निकलेगा, एंड वहां से कोल निकलने वाला है 5000 टन्स सपोज। सो तुम क्या करोगे, वो माइन तुम्हें जितने रुपए में आई है दैट 10 लाख रुपीज, तुम्हें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा, उसका डेप्रिसिएशन। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट 10 lakh rupees has to be spreaded over 5000 tons of coal. So this has to be divided by 5000 ton. ओके, और फिर तुम देखोगे कि हर साल में तुमने कितना एक्सट्रैक्ट किया है। सेम प्रोडक्शन यूनिट मेथड, वहां पे हम देखते हैं कि मशीन कितना टोटल प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम डेप्रिसिएबल अमाउंट को डिवाइडेड बाय करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन यूनिट से, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं कि हर पीरियड में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। यहाँ पे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम माइन देख रहे हैं कि ये माइन का खर्चा 10 लाख है। अब इस ये माइन के कॉस्ट को कैसे डेप्रिसिएट करें? सो ये 10 लाख से एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितना निकलेगा? सो 5000 टन। तो मुझे 10 लाख डिवाइड करना पड़ेगा 5000 टन में। फिर हर साल तुम जितना टन एक्सट्रैक्ट करोगे उतना डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे मल्टीप्लाइड बाय पहले साल में तुमने 1000 टन एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंड ईयर में तुमने 1500 किया, देन 2000 किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर? यस। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक प्रोडक्शन यूनिट मेथड। यहाँ मशीन के जगह पे माइन या क्वारी है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की जगह पे कितना उसमें से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो है, एंड मल्टीप्लाई करते वक्त ईच ईयर ऑफ एक्सट्रैक्शन है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तुम्हें चाहिए तो ये फॉर्मूला लिख लो, नोटबुक में हेडिंग दे दो डिप्लीशन मेथड, और वहां पे तुम क्या लिखोगे? डेप्रिसिएबल अमाउंट, यूजुअली ये कॉस्ट होता है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड क्वांटिटी टू बी एक्सट्रैक्टेड and multiplied by quantity extracted in that year. So depth for a year is equal to
गया लिख के? यस। चलो अभी हम चालू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ भूषण। हाँ तो ये लिख लो इतना। चलो तो अभी इलस्ट्रेशन 6 कर लेते हैं। क्या बोला है देखो, Messrs Surya and Company took lease of a quarry on 1st Jan 2017 for 1 crore. As per the technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. ईयर 2017 में 2000 टन्स, 2018 में 10,000 टन्स एंड 2019 में 15,000 टन्स. You are required to show the quarry lease account and depreciation account for the year for the each year from 2017 to 2019. एकदम सिंपल है. चलो दोनों अकाउंट्स फटाफट ड्रॉ कर दो. 3-3 साल के फिट होने चाहिए उतने ड्रॉ करो. नहीं, सी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, बस फॉर्मेट नहीं चेंज होगा. फॉर्मेट सेम ही रहेगा. अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन तरीका चेंज हुआ है. हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके? क्या पूनम ने तुरंत बोल दिया, देख हो गया है हमारा भी. और उसका कब से हो गया था, उसने बोला नहीं था. चलो चलो सबका हो गया है क्या? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. क्या है सबसे पहले? मेसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ अ क्वारी. लीज वर्ड अभी टाइम बिंग छोड़ दो, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है वो. ऑफ अ क्वारी ऑन 1st Jan 2017 फॉर ₹1 करोड़. तो पहले हम एंट्री मार देते हैं कि 2017 में Jan 1st टू बैंक अकाउंट 1 करोड़. हाँ जैन टू दिसंबर ही लेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है ना फॉर ईच ईयर फ्रॉम 17 to 19. अब इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है तो डायरेक्टली हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा. सो 2017 में December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. और कितना आएगा वो बताओ, करो कैलकुलेट तुम. डेप्रिसिएशन कितना आएगा?
क्वेश्चन दिखाओ क्या? कितना? कैसे निकालेंगे? अभी तो मैंने बताया कैसे निकालेंगे। बताती हूँ मैं, पहले तुम निकालो फिर मैं चेक करती हूँ, मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, किसी एक का आंसर आने दो। सबका 1 लाख आ रहा है क्या? यस। सी कैसे निकालना है? टोटल कॉस्ट कितना है? 1 करोड़। ये 1 करोड़ की जो तुमने माइन या क्वारी खरीदी है, उससे तुम्हें कितना एक्सट्रैक्शन मिलने वाला है, उसमें से कितना माल निकलेगा? तो 2 लाख टन निकलना एक्सपेक्टेड है। सो दिस 1 करोड़ नीड्स टू बी डिवाइडेड ओवर 2 लाख। तो मतलब पर टन अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना कॉस्ट होता है वो हमने देखा, मल्टीप्लाइड बाय 2017 में कितना एक्सट्रैक्ट किया? 2000। सो इट इज 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2000। सो तुम्हारा आंसर 1 लाख आता है। तो हमारे उधर के बर्ड्स थोड़े पागल हो गए लगता है, इतने चिल्ला रहे हैं। कितना आया? 1 लाख आया तुम्हारा, समझा तुमको? किसको नहीं समझ रहा था गरिमा वगैरह? समझा? तो अभी सिंपल एंट्री मार देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वारी अकाउंट। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में जाके लिख देंगे 2017 December 31st टू क्वारी अकाउंट 1 लाख, और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख। इसका वर्किंग नोट बनाओ जो मैंने अभी तुम्हें स्क्रीन पे बना के दिया था, ये तुम लिखोगे ही तो वर्किंग नोट्स में। पक्का समझा है क्या? आज सुस्त हो गए, आज सब लोग बोल ही नहीं रहे। हाँ गुड। अब बैलेंस करो, 2017 क्लोज करो। Cost divided by total estimated quantity to be extracted multiplied by actual quantity extracted in 2017. चलो हो गया क्या अभी? डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस निकालू ना मैं, बाय बैलेंस। हाँ कहाँ पे जाएगा? बाय P&L अकाउंट करो ट्रांसफर 1 लाख P&L में। याद है क्या सबको डेप्रिसिएशन अकाउंट? हाँ डन। यस, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन करो 2018 में। अब 2018 में भी बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लगाओ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट करो। भूषण तुम मुझे बताओगे कि डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है?
कितना आना चाहिए डेप्रिसिएशन भूषण? हाँ। भूषण बताओ कितना आएगा? एकदम सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे निकालोगे तुम? $99 लाख डिवाइडेड बाय, बट 99 लाख क्यों डिवाइड करना है तुम्हें 2 लाख से और मल्टीप्लाई 10,000 से करना है? एकदम अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझते जाओ। गरिमा कितना आएगा डिप्रिसिएशन? $5 लाख। पूनम? गरिमा कैसे निकाला तुमने 5 लाख? अच्छा, 4,95,000। पूनम कैसे निकाला 4,95,000? सेम भूषण जैसे। मैंने कहाँ पे ये फॉर्मूला बोला है, तुम लोग मुझे बताओ तो सही। फॉर्मूला तुम लोगों को समझ रहा है क्या कि क्या है? सी, एकदम सिंपल तरीके से मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर मैंने एक माइन खरीदी हुई है, लेट से 100 रुपए में, और वो माइन में से निकलने वाली है 10 कैडबरी सपोज, या 10 हीरे, सिर्फ 10 डायमंड्स। सो यहाँ पे मेरा मेथड क्या है कि मुझे ये जो मैंने माइन खरीदी है 100 रुपए की, ये 100 रुपए मुझे बांटने हैं 10 डायमंड्स में, तो डिवाइडेड बाई 10 आएगा। मतलब हर एक डायमंड का माइन का खर्चा कितना होगा? 10। ये समझा क्या? यस। अब अगर तुमने पहले साल में 3 डायमंड्स निकाले, तो ईयर नंबर 1 में तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना होगा? 30। कि हर एक डायमंड पे हमें टोटल 100 रुपए खर्च करके 10 डायमंड मिलने वाले हैं, तो हर एक डायमंड पे 10 रुपए का कॉस्ट स्प्रेड होना चाहिए। तो अगर ईयर नंबर 1 में 3 डायमंड निकले हैं, तो कॉस्ट कितना होना चाहिए? 3 इंटू 10, 30। अगर ईयर नंबर 4 में या ईयर नंबर 2 में 2 डायमंड निकले तो 20। एंड ईयर नंबर 3 में बचे हुए 5 डायमंड्स पूरे के पूरे निकाल दिए मैंने, तो 50। तभी तो जाके तुम्हारा 100 बराबर से स्प्रेड होगा ना। तुम ईयर नंबर 2 में क्यों ऐसे कर रहे हो कि मतलब मुझे मेथड ही नहीं समझ रहा है तुम्हारा। तुम कर रहे हो कि ईयर नंबर 1 में 100 का कॉस्ट है, तुम पहले साल का डिप्रिसिएशन लगा रहे हो 30, फिर तुम्हारा बैलेंस बच रहा है 70, और तुम क्या बोल रहे हो ईयर नंबर 2 का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 70 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डायमंड। क्यों, क्या निकल क्या रहा है ये फॉर्मूला से? Now you are telling that I want to spread 70 rupees over 10 diamonds and multiplied by 2। कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है इसका। मिस्टेक समझ में आई क्या?
यस पूनम, पक्का क्या? तो कितना आएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन बताओ मुझे सेकेंड ईयर का? 5 लाख कैसे आएगा कि जो 1 करोड़ है डिवाइडेड बाय ये 2 लाख में स्प्रेड करना है, तो हर टन जो तुम निकालते हो उस पे 50 का खर्चा आएगा। ऐसे हमने कितने टन निकाले इंटू 10,000 मतलब 5 लाख। आई होप दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तुम जो लॉजिक लगा रहे थे उसको कोई मतलब ही नहीं था। चलो डेप्रिसिएशन की एंट्री मारो, पक्का सबको कैलकुलेशन क्लियर? संजोत कैरन? यस। सो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5 लाख एंड माई बैलेंस विल बी, बैलेंस निकालो 94 लाख। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी पोस्ट करो 2018 December 31st to quarry account, that is how much 5 lakh and by P&L account 5 लाख। अब 2019 में बैलेंस ब्रॉट डाउन करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 94 लाख। 2019 में भी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। सो 2019 का डेप्रिसिएशन करो कैलकुलेट। हाँ तो मैंने बुक चाहिए ना, 15,000 एक्सट्रैक्ट किया है। 7,50,000 करेक्ट है। अब इसकी एंट्री मार दो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मैं वापस टू क्वारी 7,50,000 और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन 7,50,000। बैलेंस निकालो, मेरे कॉपी मत करो बैलेंसेस, तुम खुद का निकालो और चेक करो और डेप्रिसिएशन का तो P&L में ट्रांसफर कर दो। यस 86,50,000 का बैलेंस आना चाहिए। डन, ये कंसेप्ट क्लियर? सो तीनों मेथड की समरी बनाओगे और मुझे फोटोज भेजोगे। इलस्ट्रेशन 7 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब बाद में करेंगे। एक सेकेंड रुको।
अभी हमने बेसिकली क्या देखा था, हमारा इनिशियल एकदम जहाँ चार्ट ड्रॉ किया था वो देखो, तो यहाँ पे नहीं होगा, हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दो चीजें होती है। एक तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना और फिर उसका अकाउंटिंग करना। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक बार हो गया कोई भी मेथड से, SLM, WDV, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईयर्स मेथड, उसके बाद मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड या डिप्लीशन मेथड। तुम क्या करोगे, तुम डेप्रिसिएशन इसमें से जो मेथड तुम्हारे एसेट को सूट करती है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। एक बार तुमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, तुम्हें उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग करने के भी हमने वहां पे लिखा था कि ब्रॉडली दो तरीके हैं, जहां पे पहला हम डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, जहां पे एंट्री मारी जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू एसेट अकाउंट। एसेट की वैल्यू कम होती है इसलिए हम एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। अभी कैलकुलेशन के सारे मेथड्स हो गए हैं, ये कैलकुलेशन के हिसाब से अकाउंटिंग की एक मेथड क्लियर हो गई कि डेप्रिसिएशन को एसेट को क्रेडिट कर सकते हैं। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग करने का भी और एक तरीका होता है, जहां पे डेप्रिसिएशन जो है ना वो एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं होता है, वो क्रेडिट होता है प्रोविजन अकाउंट को। डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। इस केस में तुम्हारी एंट्री क्या आती है वो हम देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझ के लेते हैं कि ये मेथड क्यों आया होगा। सी सपोज मैंने एक एसेट खरीदी है 100 में, ओके, अब मैं क्या करती हूँ, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाती हूँ। सो सपोज ये मेरा एसेट अकाउंट है, मैंने एसेट 100 में खरीदी, अब मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, लेट्स से पहले 10 का, फिर बैलेंस 90 का हो गया, फिर ईयर नंबर 2 में 90 का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, फिर उस पर वापस से कुछ डेप्रिसिएशन लगा, लेट्स से 8 का, मेरा बैलेंस निकला 82 का। थर्ड ईयर में वापस इस पे कुछ तो डेप्रिसिएशन लगा, लेट्स से 7 का, कितना 75 हुआ बैलेंस। हाँ, सो ऐसे एसेट अकाउंट को क्रेडिट होते जाएगा और ऐसे एसेट अकाउंट हमारा दिखेगा। नाउ एक क्या होता है ना, सपोज यहाँ पे अब ये जो मेरी एसेट की फिगर है ये मेरी बैलेंस शीट में भी जाती है, तो यहाँ पे ना मेरी जो बैलेंस शीट होती है जहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊंगी कि मेरे पास कितने एसेट्स है, उनकी वैल्यू क्या है, सो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मैं वहां पे लिखूंगी कि मेरे पास एक एसेट है, लेट्स से मशीनरी है, और तीसरे साल के एंड में मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मैं बोलती हूँ मेरे वो मशीनरी की वैल्यू 75 है। ठीक है, इधर तक क्लियर, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, यहाँ तक मैं क्या बोल रही हूँ वो समझ रहा है, ध्यान है तुम्हारा? यस, ओके। नाउ द प्रॉब्लम इज, सपोज एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अच्छा ये एसेट की वैल्यू अपने पास 75 है, वो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी और अब तक इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है। सी जब मैं बैलेंस शीट में देखती हूँ कि मेरे मशीनरी की वैल्यू 75 है,
तो एक्चुअली मुझे समझता नहीं है कि ये मशीनरी नई है, पुरानी है, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है ऑलरेडी इस पे। कि बाय जस्ट लुकिंग एट द बैलेंस शीट एंड मशीनरी 75, कैन यू टेल मी कि ये एसेट नई है या पुरानी? कैन यू टेल मी इसका कॉस्ट कितना था, इस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? नो। ओके, अगर मैं थर्ड, इवन इफ आई गिव यू लेजर राइट नाउ, और मैं तुम्हें थर्ड ईयर का लेजर देती हूँ, क्योंकि हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो मैं तुम्हें थर्ड ईयर का लेजर देती हूँ, ओपनिंग बैलेंस 82, डेप्रिसिएशन 7 एंड क्लोजिंग बैलेंस 75। तुम सिर्फ थर्ड ईयर का लेजर देख के भी मुझे बता सकते हो क्या कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था और इस पे अब तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है? नो। इवन तो इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि तुम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मे बी अगर पीरियड रेंज दे दो कि हमें एक पिछले 10 साल का ये अकाउंट देखना है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तुम्हें 10 साल का अकाउंट दिखा देंगे, जहां से तुम ट्रेस करके तुम्हें पता चल सकता है कि अरे हाँ ये एसेट 100 में खरीदी थी। बट एज एन आउटसाइडर अगर तुम्हें चाहिए ये इतना डिटेल लेजर, एज अ आउटसाइडर तुम्हें कोई नहीं देगा। तुम अगर कंपनी के इनसाइडर हो, कंपनी के अकाउंट्स टीम में हो, तो तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम बाहर वाले हो कोई, तो तुम्हें सिर्फ बैलेंस शीट मिलती है जहाँ पे दिया जाएगा कि तुम्हारे एसेट में मशीनरी है जिसकी वैल्यू 75 है। सो यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है एंड टुडे उसकी वैल्यू 75 है। अगर मैं कहीं तरीके से ऐसा प्रेजेंट कर लूँ कि मेरे एसेट की वैल्यू है, ओरिजिनल खरीदा था 100 रुपए में, ओरिजिनल कॉस्ट, अब तक उस पे टोटल डेप्रिसिएशन लगा है 25 का, एंड टुडे इज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज 75। Now when this presentation is done, don't you think it is very easy to understand? अच्छा 100 की एसेट खरीदी थी, 25 का डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब वैसे देखा जाए तो 1/4 की एसेट यूज हुई है, अभी भी एसेट की लाइफ है कुछ। थोड़ा सा बेटर इंफॉर्मेशन मिलता है, यस और नो? तुम्हें पता चलता है ना इसकी एसेट्स है वो मतलब और चलेंगे या रिप्लेस करने पड़ेंगे? अगर रिप्लेस करने पड़ेंगे तो उनके पास उतने पैसे हैं क्या? अगर रिलेटिवली ओके लाइक नए एसेट्स है या रिसेंटली खरीदे एसेट्स है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर सारे एसेट्स बहुत भंगार हो चुके हैं तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि इनका प्रोडक्शन इतना अच्छा होगा। एटलीस्ट तुम्हें ये सारे पॉइंट्स पता चल सकते हैं, करेक्ट? तो तुम बोलोगे ठीक है ना मैम, इसमें अकाउंटिंग करने का तरीका क्यों बदलना है आपको? आप सिंपल से लिखो ना, अभी जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट जाके देखेगा, वो डालेगा पीरियड की 10 साल का लेजर दिखा मुझे, वहां से वो एसेट के कॉस्ट को ढूंढेगा और जितना डेप्रिसिएशन लगा है अब तक का वो दिखा के डब्ल्यूडीवी दिखा देगा। अकाउंटिंग करने का नया तरीका क्यों चाहिए? बट डोंट यू थिंक अगर मैं थर्ड ईयर में अकाउंटेंट हूँ और मुझे ये लेजर दिया हुआ है और अब मुझे ये बोला कि प्रेजेंट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओके, एंड तो मैं बोलूँगी अरे मुझे पता नहीं है, मैं निकालती हूँ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो मैं निकालूंगी कि कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, वो मैं ढूंढूंगी, फिर मैं बोलूंगी कि इसकी डब्ल्यूडीवी इतनी है, 75 है आज की वैल्यू, तो इतना डेप्रिसिएशन लगा है। सो ऐसे नहीं है, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो ये मेथड में भी इजीली निकाल पाएगा, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे उसको। तो उससे अच्छा है हम ऐसे करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम अकाउंटिंग का तरीका ही थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन बहुत रेडीली अवेलेबल हो जाए कि जो एसेट है वो उसके कॉस्ट पे ही दिखती रहे और डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में जमा होते रहे। ओके, सो जस्ट सो दैट वी क्लियरली गेट द और वी इजीली गेट द इंफॉर्मेशन। मैं वही बोल रही हूँ कि पहले मेथड में ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते, तुम्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के वजह से ये इंफॉर्मेशन तुम इजीली निकाल सकते हो, बट फिर भी अकाउंटिंग करने का एक तरीका निकला हुआ है कि सो दैट आई गेट दिस इंफॉर्मेशन वेरी इजीली कि एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, एसेट पे अब तक लगा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, ये एकदम इजीली मिलने के लिए आप अलग तरीके से अकाउंटिंग भी कर सकते हो। अब वो अलग तरीके से अकाउंटिंग कैसे होता है? जब आप एसेट के को खरीदोगे, ठीक है, 100 के एसेट आपने खरीदी, तो सेम एंट्री आएगी आपकी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और यहाँ पे 100 रुपए आ जाएंगे। जब तुम पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो 10, so your entry will be depreciation account debit, that is debit all expenses and losses,
₹10 का डेप्रिसिएशन पे खर्चा हुआ। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे ही चाहिए। एसेट अकाउंट ने बस उसका ओरिजिनल कॉस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मुझे इसमें डेप्रिसिएशन डालना नहीं है। फिर क्या हो जाता है, वो एसेट की वैल्यू कम 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 होने लगती है और चौथे पांचवें साल में उसका ओरिजिनल कॉस्ट ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो मैं बोलती हूँ डेप्रिसिएशन डालना तो है, एसेट की वैल्यू कम तो होती है, ये करेक्ट है, लेकिन एसेट को क्रेडिट नहीं करना है, तो किसको क्रेडिट करूं? तो एसेट को काटने वाला एक अकाउंट मुझे चाहिए। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज काउंटर एसेट अकाउंट। मतलब एसेट को काटने वाला एक अकाउंट हम बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ₹10। ओके, अब ये देखो, मैं दिखाती हूँ इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। सो एसेट अकाउंट में पहले डेबिट हुआ टू बैंक 100, फिर मैंने अकाउंट खोला डेप्रिसिएशन का एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। My entry is depreciation account debit to provision for depreciation. So first year में depreciation के account को debit हुआ 10, provision for depreciation account को credit हुआ 10। Provision for depreciation is which account? It is a counter asset account, मतलब asset को काटने वाला account है। ठीक है, जैसे मेरा साल खत्म होगा पहला, मैं बैलेंसिंग करूंगी। Now my asset account is going to show balance of 100. बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 100। कैन आई से नाउ कि मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि एसेट अकाउंट पिछले 10 साल का लेजर देखो फिर जाके उसका कॉस्ट निकालो, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैन आई से डायरेक्टली माई बैलेंस इन द एसेट अकाउंट विल गिव मी व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द एसेट? यस नो? क्योंकि इसमें बाकी कुछ डाला ही नहीं है ना, डेप्रिसिएशन इसमें डाला ही नहीं है। तो इस मेथड में एसेट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो उसका कॉस्ट होगा। इधर तक समझ रहे हैं या कहीं खो गए हो? समझ रहा है कि कहीं मेंटली खो गए हो तुम लोग? समझ रहा है एवरीबडी? भूषण, गरिमा? यस, ओके। अब डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट तो कुछ अलग नहीं होने वाली है। ये तो 10 है, वो P&L में ही जाएगा भाई 10। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये एसेट को काटने वाला अकाउंट है, क्योंकि मुझे एसेट कम करनी थी लेकिन एसेट को क्रेडिट नहीं डाल सकती हूँ, इसके लिए मैंने नया अकाउंट खोल दिया। तो अब इसका बैलेंस आएगा। So to balance carried forward, that is 10. Now how will this be presented in the balance sheet? ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते वक्त जब मैं मेरी एसेट्स की लिस्ट बनाऊंगी, मैं वहां पे लिखूंगी आई हैव अ एसेट, आई हैव अ मशीनरी ऑफ वैल्यू 100। ओके, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है आइडियली इसका क्रेडिट बैलेंस है, ये लायबिलिटी पे दिखना चाहिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 10, तो लायबिलिटी पे लिख सकते हो। बट ये शोभा नहीं देता ऐसे अलग अलग, क्योंकि ऐसे दिखता है फिर अच्छा मेरे पास 100 की मशीनरी है क्या, तो वो सालों साल 100 की मशीनरी दिखती रहेगी और उस पर लगा हुआ जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे कहीं अकेला घूमता होगा। वो डेप्रिसिएशन कहीं अकेला घूम रहा है, वो एसेट की कॉस्ट अकेली दिख रही है। तो जो लोगों को ज्यादा अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है उनको तो क्या लगेगा, सालों साल लगेगा अरे इनके पास मशीनरी ना 100 की है। उनको ये समझेगा ही नहीं कि नहीं भाई वो मशीनरी की वैल्यू कम हो चुकी है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, वो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो आप ये अकाउंट में देखो। इसके लिए फिर हमने क्या बोला, ये ऐसे दिखाने से अच्छा है, सिंस दीज टू आर रिलेटेड, इनको साथ में दिखाना चाहिए प्रेजेंटेशन। सो व्हाट आई डू इज द बेटर प्रेजेंटेशन इज, मैं ये मशीनरी में से माइनस करूंगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस, क्योंकि ये एसेट को काटने वाला अकाउंट ही था ना, एसेट को जो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने वाला था वो मैंने प्रोविजन को क्रेडिट किया था। तो ये 10 होगा और मेरी एसेट 90 की दिखेगी। सो आई अंडरस्टैंड कि द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 100, उस पर अब तक डेप्रिसिएशन 10 का लगा है और उसकी वैल्यू 90 है। रादर देन पहले मेथड में डायरेक्टली हम कैसे दिखाते थे, मशीनरी की वैल्यू 90 है।
ये मेथड थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन में हेल्प करती है। हाँ मैम मुझे थोड़ा क्या है फिर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाने की, मतलब अगर लेस ही करना है तो तुमको इधर दो अलग अलग फिगर्स इजीली मिल गए ना पूनम। तुम्हें समझा कि मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए थी, अब तक उस पर डेप्रिसिएशन 10 रुपए लगा है और वो मशीनरी 90 की है। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं कि मशीनरी 90 की है, और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मशीनरी 100 की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 90 की है, तो एटलीस्ट तुम ये बता पाओगे ना कि मशीनरी रिलेटिवली नहीं है, अभी तक 100 की 90 पे ही आई है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली बता देती हूँ कि मशीनरी की वैल्यू 90 है, तो तुम्हें क्या पता कि वो 200 से 90 पे आई है या 100 से 90 पे आई है। समझा? लेकिन पहले मैं वही बोल रही हूँ कि जो पहली वाली मेथड है ना, वो पहली वाली मेथड से भी ऐसा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तुम, लेकिन पहली वाली मेथड यूज करके ऐसा प्रेजेंटेशन ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं ऐसा खाओगे तुम। उससे अच्छा तुम अकाउंटिंग ही ऐसा करो कि ऐसा प्रेजेंटेशन देना इजी हो जाता है तुम्हारे लिए। इधर तक सबको क्लियर है क्या? हाँ किसमें? हाँ हर साल डेप्रिसिएशन दिखाऊंगी ना मैं, ईयर नंबर 2 भी दिखाऊंगी, 3 भी दिखाऊंगी। अब देखो ईयर नंबर 2 में क्या होगा, फर्स्ट ईयर सबको क्लियर है क्या? एवरीबडी यस। अब एसेट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 100 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, मैं वापस वही एंट्री मारूंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस आएगा, दैट इज बाय बैलेंस 10। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8। अब जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से मेरा एसेट अकाउंट क्लोज होगा और वो बैलेंस दिखाएगा 100। मतलब इस मेथड में इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस अकाउंट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एट द कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं होता है, तो ये 100 पे दिखेगा वापस। डेप्रिसिएशन अकाउंट में उस साल का खर्चा दिखेगा, एक्सपेंस दिखेगा, वो पी एंड एल में जाना चाहिए, तो बाय पी एंड एल 8 डाल देंगे हम, ये टैली हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है वो दिखेगा। सो दिखेगा कि ओपनिंग बैलेंस 10 था, अब तक हमने एसेट को 10 रुपए से काट डालना है, और प्लस इस साल एसेट की वैल्यू कितनी से कम हुई, 8 से। सो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज कितना हुआ है, 18। So two balance carried forward 18. Provision for depreciation shows, इसे accumulated depreciation account भी बोलते हैं। Accumulated मतलब टोटल अब तक का जमा हुआ depreciation। क्लियर? अब सेकेंड ईयर तुम्हें अगर बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है सेकेंड ईयर में, तो वो कैसे प्रेजेंट होगी? ईयर 2 में प्रेजेंट होगी कि मशीनरी हमारे पास 100 की है ओरिजिनल कॉस्ट, अब तक पे उस पे लगा हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 18। सो तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 18 ही था ना वो, हाँ 88। ऊपर कितना लगाया था मैंने कॉस्ट, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कैलकुलेट किया क्या? सॉरी 82 हाँ। इधर तक क्लियर? अब थर्ड ईयर देख लो कैसे होगा, फिर ये लिख लेना नोटबुक में चाहिए तो। अब थर्ड ईयर में वापस सिंपल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका 100 आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो ओपनिंग बैलेंस आता नहीं है, प्रोविजन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा 18 का,
अब तीसरे साल में डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने का लगाया था हमने 7 का, तो एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कि यहाँ पे आया 7 और प्रोविजन एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस आएगा 18 एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन तुम्हारा आएगा बाय डेप्रिसिएशन इस साल का 7। अब जब ईयर क्लोज होगा तो ये वापस 100 पे ही दिखेगा, 7 का P&L चला जाएगा और अब तक का डेप्रिसिएशन दिखेगा टोटल 25 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 25। तो यहाँ पे थर्ड ईयर कैसे प्रेजेंट होगा, मशीनरी 100, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब अब तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है 25 एंड देन बचा हुआ फिगर 75। सो अगर तुम पहला मेथड देखोगे ना, दोनों मेथड में चीजें सेम ही हो रही है। देखो पहले मेथड में सिर्फ डिफरेंस क्या है, तुम्हारा डायरेक्ट डेप्रिसिएशन एसेट को क्रेडिट होता है, तो तुम्हारा एसेट अकाउंट डायरेक्टली थर्ड ईयर के एंड में 75 दिखता है। और ये जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ चीजों को स्प्लिट कर दिया कि एसेट अकाउंट में बस उसका कॉस्ट रखा और एसेट पे लगने वाला डेप्रिसिएशन एसेट को क्रेडिट करने की जगह पे एसेट को काटने वाला एक अकाउंट बनाया जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें डेप्रिसिएशन जमा किया। थर्ड ईयर एंड में तुम्हें कोई भी ईयर के एंड में वो एसेट की वैल्यू चाहिए होगी तो तुम एसेट का बैलेंस लोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस लोगे क्योंकि वो बताएगा उस पर अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन and ultimately you are going to get the same value. Just that here we have a split कि asset का original cost कितना है और अब तक का लगा हुआ depreciation, ये दो अलग अलग अकाउंट में हमें extra information देता है as compared to the first method। बाकी कुछ नहीं है सेकेंड मेथड में ऐसा कॉम्प्लेक्स, जो डेप्रिसिएशन एसेट को क्रेडिट होने वाला था वो अलग जगह पे हम जमा कर रहे हैं, दैट इज द सोल डिफरेंस। आर वी क्लियर? यस मैम। यस। तो मेथड नंबर 1 में एसेट अकाउंट कैसे दिखता है और मेथड नंबर 2 में एसेट अकाउंट कैसे दिखता है, ये पूरा लिख लो तुम नोटबुक में। और यार मेथड 2 अगर यहाँ पे एंट्री क्या आती है मतलब डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिख दो दिस इज काउंटर एसेट अकाउंट, एसेट को काटने वाला अकाउंट। हाँ, इसके बाद मेथड 1 में अकाउंटिंग लिखो, मेथड 1 में एसेट अकाउंट बनाओ और फिर मेथड 2 का अकाउंटिंग लिखना डायरेक्ट। पूरा अलग अलग जगह पे हो जाएगा क्या? उधर मेरे पास जगह नहीं होगा। अरे नए पेज पे लिखना फ्रेश, उसके नीचे मत लिख, चार्ट के नीचे। इधर हेडिंग लिखना पड़ेगा। चार्ट में सिर्फ ये लिख, अरे कुछ भी लिखो रे, ऐसे लिखो कि तुम्हें समझे, बस चार्ट को, चार्ट के नीचे एग्जैक्टली ये पार्ट लिखो, बाकी ये मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 ये फ्रेश पेज पे लिखा यूज चलेगा। यस मैम। तुमको रोज ही आता है कुछ ना कुछ तो। नहीं मैम, सच में बहुत मैं आपको भी नींद आ रही है? नहीं मुझे नहीं आ रही। आ रही है। अब ये लिखो। मैम तो आजकल आपको फोन ही क्या? इसीलिए मैम कल 5 नहीं दिया। नहीं, मैं 9:30 को फोन साइड पे ही रख देती हूँ। मैं लिटरली 10 बजे सो जाती हूँ मैं। हाँ, इतनी जल्दी कैसे सोते हैं? हम इंसान है नॉर्मल।
ऐसा कुछ नहीं रहता। हम बैट्स नहीं हैं। ऐसा कुछ बैट्स में आउट बैट्स भी रात भर जगते हैं। नहीं। हाँ। बैट हाँ क्या बोलते हैं? पर मैं जो माना तो मैं मैम अब ना जाते क्या? क्या करते हैं इसके बाद एक सम करेंगे प्रोविजन का, उसके बाद उसके बाद छोड़ दूंगी मैं तुम लोगों को। कानून से डायरेक्टली कहना है कि ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए तुम लोगों को? मतलब 5 मिनट 5-7 मिनट 5 ही मिनट? फिर एक सम करेंगे और फिर मैं 6 बजे छोड़ दूंगी ना वैसे भी। हाँ मैम थोड़ा सा साइड में हो जाए। चलो जिनको ब्रेक लेना है वो लो। टेक 5 minutes ब्रेक। आई 6 minutes ब्रेक। 5:30 अगेन स्टार्ट शार्प। मैम वो लिखने का रहेगा मैम बैलेंस शीट बनाने का रहेगा। हाँ बना लो फिर। मैम लेकिन फिर ये नोट बनाने में इजी होगा हमको क्या? ये मेथड से जो आपको हाँ एकदम प्रेजेंटेशन इजी हो गया ना। एसेट अकाउंट का बैलेंस उठा लो, प्रोविजन का बैलेंस उठा लो, हो गया। सबसे जल्दी इधर कौन सोचता है? तुम लोग लिखो अभी जल्दी जल्दी। हो गया मेरा चलो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, ब्रेक खत्म हो गया है। आ गए क्या? हम गया भी तो कोई। हाँ, गए। ये लोग गए थे ना, कुछ तो खेल रहे थे। हाँ मैम इधर ही है वो खत्म कर दिए हम जल्दी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तुम देखो क्या करना है तुमको। मैम एक मिनट मैम एक Sorry. मिनट On 1st April 2009, X Limited purchased 5 machines for rupees 60,000 each. ठीक है। So 1st April 2009 को 5 machines खरीदे 60,000 each के। The accounting year of the company ends on 31st March. पूनम, accounting year कब खत्म हो रहा है? I'm 31st month. हाँ। Depreciation at the rate of 10% per annum on initial cost is charged to P&L account. संजोत कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का? संजोत मेथड कौन सा है? कहाँ गई ये लड़की? कैरल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM। ठीक है। अब बोला है एंड इट इज क्रेडिटेड टू सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो हमें क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है सेपरेट अकाउंट को एंड नॉट टू एसेट अकाउंट। On 1st April 2011, one machine was sold for 40,000 and on 1st July 2012, a second machine was sold for 28,000. Another machinery with a higher capacity costing rupees 1 lakh was purchased on 1st October 12. You are required to prepare machinery account, depreciation account and provision for depreciation. So again this is very important question because इसमें जब सेल होता है ओके तो प्रोविजन के मेथड में सेल के वक्त क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं हमें वो भी देखने पड़ेंगे, वो अभी तक हमने देखे नहीं। सो क्विकली फॉर्मेट ड्रॉ करो। कितने साल का ड्रॉ करना है देखो, 9 से 13 तक, मतलब 10, 11, 12, 13, 4 इयर्स लगने वाला है। सो मशीनरी अकाउंट 4 इयर्स का, लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ा मशीनरी अकाउंट ड्रॉ मत करना क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता है। सो तो मशीनरी अकाउंट थोड़ा नॉर्मल ड्रॉ करना। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट करना है और प्रोविजन अकाउंट करना है। 3 अकाउंट्स फटाफट बनाओ।
हो गया फॉर्मेट ड्रॉ करके? डन। सो मशीनरी अकाउंट आ गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया और प्रोविजन अकाउंट आ गया। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई रखो। सबसे पहले क्या हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2009। हाँ भूषण, जल्दी जल्दी फटाफट कर लिया करो। यस, अभी क्या बोला है सबसे पहले, ऑन 1 अप्रैल 2009 एक्स लिमिटेड परचेस्ड 5 मशीन्स फॉर ₹60,000 ईच। ठीक है, सो हम 1 अप्रैल 2009 को पहले एंट्री मार लेते हैं ये। सो 2009 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट कितना था, 60,000 एंड ऐसे 5 मशीन्स, मतलब 3 लाख। सो टू बैंक अकाउंट 3 लाख लिख लिया। यस, उसके बाद क्वेश्चन में क्या हुआ है देखो, The accounting year of the company ends on 31st March. Depreciation at the rate of 10% on SLM is to be provided. It is credited on depreciation account. अब डायरेक्टली ऑन 1 अप्रैल 2011 बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो अभी SLM मेथड या WDV मेथड या डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। अकाउंटिंग एक बार वो कैलकुलेट हो गया, फिर अकाउंटिंग करते वक्त हमें सोचना है कि एसेट को क्रेडिट करना है या प्रोविजन को। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा SLM से और डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा प्रोविजन अकाउंट को, ठीक है। तो पहले 9-10 को एंड कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2010 मार्च 31, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, तुम पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ, 10% है पूरे साल के लिए 30,000। तो एंट्री क्या आएगी तुम्हारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, 2010 मार्च 31 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा, 30,000। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में जाएंगे 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दैट इज 30,000। नाइन 10 में और कुछ है नहीं, अकाउंट्स को बैलेंस कर लो। सो यहाँ पे आएगा 2010 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 3 लाख का आपका बैलेंस आएगा। आगे तुम लिखोगे 2010 मार्च 31 डेप्रिसिएशन का बाय P&L अकाउंट 30,000 डाल दोगे।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 30,000. क्लियर? ओपनिंग बैलेंस इज ब्रॉट डाउन करो. 2010 April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एसेट अकाउंट में तो 3 लाख का आएगा, डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस आता ही नहीं है. प्रोविजन अकाउंट में अब तक का डेप्रिसिएशन आएगा 30,000. देन नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं. अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? 1 April 11. ओके, मुझे बताओ 10-11 ईयर में ये आता है क्या? नहीं. मतलब और एक साल के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है. यस नो? एकदम ऐसे यूनिटी में बोले ये लोग. चलो, सो नेक्स्ट ईयर भी हमारी एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सेम ही आएगा 30,000, क्योंकि यहाँ पे भी पूरे साल यूज किया और SLM मेथड है. एंड प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000. अब बैलेंस निकाल दो. क्या डेट्स लेती हूँ? हाँ, करती हूँ चेंज. 2011 में आएगा March 31st. और यहाँ पे आएगा 2011 March 31st टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड दैट इज 60,000. तुरंत ब्रॉट डाउन भी कर दो. 2011 में April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000. डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता नहीं है, P&L में ट्रांसफर कर दो. 30,000. और एसेट अकाउंट तो कॉस्ट पे ही दिखता रहेगा, तो 3 लाख पे ही उसका बैलेंस दिखेगा. हाँ हाँ, पूछते हैं ना, उनको पता हो ना, मतलब उनको देखना होता है कि तुमको समझता है कि नहीं. वो डू यू नो दैट मेथड? बैलेंस क्या? ये मेरा एसेट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट. तुम्हारे मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का ही दिखना चाहिए. डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं दिखना चाहिए. प्रोविजन अकाउंट में तुम्हारा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 60,000 होना चाहिए, जो 3rd ईयर में तुमने ब्रॉट डाउन किया है. क्लियर? एवरीबडी यहाँ तक कुछ डाउट कंप्लीट नहीं हुआ है? मुझे बताओ.
चलो अब जाते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन 1st April 2011 वन मशीन वॉज सोल्ड फॉर 40,000। ओके, अब साल के पहले दिन पे ही हमने एक मशीन बेचा है 40,000 पे। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सो स्टेप्स जो फॉलो होने वाले अब हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रोविजन मेथड में steps to be followed at the time of sale। सबसे पहली स्टेप तो यही होगी कि एसेट जिस दिन तक यूज हुई है वो देखो और उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। सो स्टेप नंबर 1 इज चार्ज डेप्रिसिएशन टिल द डेट सेल डेट। अब सेल कब हुआ है? 1 अप्रैल को, साल के पहले दिन पे तुमने एसेट को बेचा है, तो कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ओके, फिर सेकेंड स्टेप हम वही करेंगे, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये स्टेप्स तुम अलग पेज पे बाद में लिख देना चाहिए, तो अभी मैं लिखती हूँ, तुम सिर्फ फोकस करो। तो सबसे पहले अगर तुमने एसेट बेची है तो जितने दिन तक एसेट यूज किया उसका डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। अब सिंस साल के पहले दिन पे मैं एसेट बेच रही हूँ तो पिछले साल के एंड तक ही मैंने डिप्रिसिएशन लगा के हो गया है मेरा, तो और कोई एडिशनल डिप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस। सो हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, प्रोसेस वही होगी सेम। पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल के दिन पे वो एसेट की वैल्यू कितनी है। अब आप एक बार अकाउंट्स देख लो। ओके, कैन आई से मेरे पास एक ही एसेट है जो मैंने बेची हुई है? एक सेकेंड, और क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने? On 1st July 2012 a second machine was sold। अच्छा, 5 मशीन है हमारे पास टोटल। ओके, सो हमारे पास ये जो 3 लाख है ये 5 मशीन मिला के है, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सेल। सो कैन आई से जब मैंने इसको परचेज किया था इसका वैल्यू था 60,000। यस नो? कब मैंने उसको खरीदा था बताओ मुझे? 2009 में। फिर मैंने उस पर 9-10 का डेप्रिसिएशन लगाया और 10-11 का डेप्रिसिएशन लगाया, 6,000 और 6,000 बराबर 10-10%। तो इसकी वैल्यू कितनी? 48,000 हो गई। ओके, सो द वैल्यू इज 48,000। अब इसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। सेल कितने में किया है? 40,000। सो मुझे 8,000 का लॉस हो गया, करेक्ट है ये? कैलकुलेशंस क्लियर? ओके, ये हम काफी बार कर चुके हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, एक बार मैंने ये कैलकुलेट कर दिया कि मेरे इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है सेल पे। अब मैं एंट्री मारने के लिए तैयार हूँ। यूजुअली मैं एंट्री कैसे मारती हूँ देखो। सो यूजुअली आई पास दी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कि बैंक में मुझे 40,000 आए हैं। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, मुझे लॉस हो गया है 8,000 का। और मैं क्या बोलूंगी उसके बाद कि टू
ये मशीनरी अकाउंट, मेरी मशीनरी बाहर चली गई 48,000 की। यस और नो? यस। नाउ टेल मी, कैन आई पास डायरेक्टली दिस एंट्री? क्या मैंने अगर डायरेक्टली ये एंट्री मारी तो चीज मतलब कुछ करेक्ट होगा या कुछ रॉन्ग होगा, मुझे बताओ। क्या मैं ऐसी डायरेक्ट एंट्री मार सकती हूँ? बाकी सब लोग भी बताओ। नो? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? क्या? हाँ, बाकी सब लोग किसी और तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। कैन आई से कि फिलहाल वो मशीनरी की वैल्यू मेरे मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे 60,000 पड़ी हुई है। एक ही एसेट ऐसे इमेजिन करो। सो कैन आई से माई मशीनरी अकाउंट इज शोइंग दैट मशीन एट 60,000 एंड उस पे लगा हुआ जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 12,000 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये ऐसे एंट्री मारती हूँ तो मैं मशीनरी अकाउंट को 48,000 से क्रेडिट करूंगी एंड माई मशीनरी अकाउंट विल स्टिल शो अ बैलेंस ऑफ 12,000 विच इज नॉट करेक्ट। सो इस एंट्री में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैं बोल रही हूँ कि मशीनरी इज गोइंग आउट ऑफ 48,000, आई कैन पास दिस एंट्री, लेकिन उस केस में मशीनरी अकाउंट की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू 48,000 दिखनी चाहिए ना मशीनरी अकाउंट में। वो फिलहाल क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे दिख रहा है और उसका डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में पड़ा हुआ है। समझा क्या? एवरीबडी समझ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे बताओ। समझ रहा है? सॉरी संजोत, समझा ना? हाँ। सो आइडियली मैंने क्या करना चाहिए, अगर मुझे ये एंट्री मारनी है, अगर मुझे बोलना है कि मेरी मशीनरी बाहर चली गई 48,000 की, सो मुझे एक अकाउंट चाहिए जिसमें मेरी मशीनरी की वैल्यू 48,000 दिख रही है। ऐसे नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे कॉस्ट वहां पे डेप्रिसिएशन। सो जब मैं सेल की एंट्री मारती हूँ ना, सो आई मस्ट पास द एंट्री फॉर सेल। लेकिन सेल की एंट्री मारते वक्त सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए? I must transfer the total depreciation on that asset from provision account to asset account। मतलब यहाँ पे 60, यहाँ पे 12, तो मेरी एसेट की वैल्यू 48 दिख ही नहीं रही है। सो मैंने क्या करना चाहिए? अगर मुझे एक अकाउंट में चाहिए कि एसेट की वैल्यू 48,000 हो जहां से मैं क्रेडिट वर्ड गोज आउट कर दूंगी उसे, सो फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू इज उस पे अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन ये मैं ट्रांसफर कर दूंगी मशीनरी अकाउंट में। सो आई विल फर्स्ट पास द एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कि ये अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन वो एसेट पे अब तक लगा हुआ है वो निकाल दो, इसलिए डेबिट कर रही हूँ 12,000। टू मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो फिलहाल उसे 12,000। इसकी वजह से ये हो जाएगा कि मेरे मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन अकाउंट में 12,000 का डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन अकाउंट बंद हो जाएगा अगर एक ही एसेट है तो प्रोविजन अकाउंट में अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा और वो मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा। अब मशीनरी अकाउंट तुम्हारा बराबर से वो मशीनरी की वैल्यू दिखाती है एज ऑन द डेट ऑफ सेल। अब बराबर से मशीनरी अकाउंट 48,000 दिखाता है। अब जब मैं सेल की एंट्री मारूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40, लॉस ऑन सेल 8,000, टू मशीनरी 48, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे बाय बैंक 40 आ जाएगा, यहाँ पे बाय लॉस 8 आ जाएगा एंड माई मशीनरी अकाउंट विल ऑल्सो गेट क्लोज्ड। आर वी क्लियर? क्या? हाँ, लेकिन ये सेल के केस में होता है।
हाँ ऐसे डालेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल की एंट्री मारते वक्त फर्स्ट स्टेप इज that you will have to transfer the total depreciation on that asset from provision account to asset account and then pass regular entry for sale। फिर सेल की रेगुलर एंट्री पास कर दो। तो पहले तुम्हारे नोटबुक में ये वर्किंग नोट बनाओ और ये दो एंट्री मारो, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये वाली 1 है, ये 1 है और ये 2 है। पहले ये लिखो और फिर हम पोस्टिंग करते हैं, फिर बाद में तुम स्टेप्स लिख देना सेल के। और एक सेल है, बहुत मजा आएगा मुझको, क्योंकि 6:15 के पहले तो ये क्लास खत्म नहीं होता है। हाँ कौन सा? हाँ लिखना है ना भाई, वो तो वर्किंग नोट है ना। हाँ अच्छा दिमाग है। हाँ वो मत, अगर तुम्हें डालना है तो डालो वरना मत डालो। पूनम बोलो तुम्हारा हो गया है ऑलरेडी। नहीं हुआ सब लिखा है उसने आयुष, लिखा है सिर्फ नीचे नीचे वाला लिखना ही लिख ली। यस चलो, सो हमारी वर्किंग नोट हो गई और हमें क्या एंट्रीज मारनी है वो क्लियर है। सो हमें क्या करना है, अब तक का इस एसेट पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन पहले ट्रांसफर कर देना है। सो मेरे साथ एंट्रीज मारो, आ जाओ। पहले प्रोविजन अकाउंट में 2011 अप्रैल 1 प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और यहां से मैं निकाल दूंगी कितना, 12,000। वो 12,000 मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना है, मशीनरी अकाउंट में, और यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000। नहीं लगेगा ना अभी, और एक सेल है। हाँ छोटा मतलब उतना छोटा भी नहीं, ठीक है कुछ दूसरी जगह कंटिन्यू कर ले। अब तुम्हारी सेकेंड एंट्री का मैं पोस्टिंग कर रही हूँ, दैट इज बाय बैंक अकाउंट 40,000 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 8,000। सबको क्लियर है? ये बराबर हो गया, समझ गया? यस अब जाते हैं आगे।
सॉरी रुक सॉरी। डन। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं एंड ऑन 1 जुलाई 2012। ये इस साल में आता है क्या? 1 जुलाई 2012? नो, 31 मार्च 12 को खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ईयर को क्लोज कर दो। ईयर को क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास टोटल 5 मशीन्स थे, जिसमें से एक तो चली गई, मतलब 4 बचे। 4 पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। हर एक मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगता है? 6000 का। SLM मेथड है। सो 6 4 are 24। सो कैन आई से माई डेप्रिसिएशन इज 24,000? एवरीबडी, तो उसके एंट्री मार देते हैं। चलो, इतना छोटा क्यों बनाया फिर? आधा नहीं, मतलब 3/4। ठीक है, माय मिस्टेक। मशीनरी थोड़ा बड़ा बनाना, मतलब इतना भी बड़ा, मतलब मुझे था कि बहुत बड़ा मत बनाना। अरे ठीक है, दूसरे जब पेज पे कंटिन्यू कर लिया अकाउंट को। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालो, और प्रोविजन अकाउंट में डालो 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है? 24,000। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो। $72 का आएगा। बाय P&L अकाउंट 24,000 डाल दो। वैसे ही मशीनरी अकाउंट को भी बैलेंस कर दो। सो मशीनरी अकाउंट में 2,40,000 आ रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस 72,000 आ रहा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन भी करो। हाँ कर दो। मशीनरी अकाउंट में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। और डेप्रिसिएशन अकाउंट तो P&L में ही जाता है। बाय गाय गाय में दिखाई दे ना।
हाँ कॉपी पेस्ट किया है। मशीनरी का बैलेंस 2,40,000 है ना, 2,40,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट में 24,000 है, बैलेंस नहीं, P&L में ट्रांसफर किया गया, और प्रोविजन में 72,000 है। डन। चलो ये हो गया सबका। अब मैं आगे जाऊं। अब नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन 1st July 2012 अ सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 28,000। ठीक है, अभी एकदम शांति से सोचो, बस लास्ट पार्ट है, 10 मिनट्स फिर मैं छोड़ दूंगी, फोकस हाई रखो बस अभी। अब 1st July 2012 को और एक मशीन मैंने बेच दी। सबसे पहले बताओ स्टेप नंबर 1 क्या होगा। अगर मैंने उसे 1st जुलाई को बेचा है, सो डोंट यू थिंक मैंने 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। यस, 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 60,000 की मशीन है, हर साल डेप्रिसिएशन SLM में 6,000 लगता है। सो 6,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1500 लगेगा। सो मेरी एंट्री क्या होने वाली है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1500 ऑन 1st जुलाई। करो ये एंट्री मेरे साथ। सो हम बोलेंगे कि 2012 July 1st to provision for depreciation account 1500, एंड यहाँ पे भी July 1st by depreciation account 1500। डन सबका। ओके, आगे जाते हैं हम अभी। अब क्या करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, सो भाई कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। फॉर सेल ऑन 1st July 2012 कैसे करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सेल। कितनी वैल्यू होगी, खरीदी थी 1 अप्रैल 2009 में 60,000 में, ये भी फिर 9-10 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा 6,000 का, 10-11 में पूरा डेप्रिसिएशन लगा 6,000 का, 11-12 में पूरा डेप्रिसिएशन लगा 6,000 का, एंड अप्रैल टू जुलाई 12 डेप्रिसिएशन लगा 1,500 का। डू यू अग्री विथ दिस एवरीबडी? यस। सो 60,000 माइनस 18,000 माइनस 1,500। सो कैन आई से मेरे एसेट का वैल्यू 40,500 है एज ऑन द डेट ऑफ सेल। ना मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से। 28,000, सो मुझे लॉस हो जाएगा कितना,
12,500 का। एक साल का पूरा डेप्रिसिएशन पूनम 6,000 होता है, 3 महीने के लिए यूज किया है। अप्रैल मई जून 1 जुलाई को बेच दिया है। तो लॉस हो गया। अब एंट्रीज मारनी पड़ेगी। एंट्री में पहले क्या है, अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन पहले प्रोविजन अकाउंट में से मशीनरी अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना है 19,500, ये डेप्रिसिएशन अब तक का लगा हुआ। टू मशीनरी अकाउंट 19,500, सबको समझा ये? यस। और सेकेंड फिर सेल की एंट्री नॉर्मल, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 12,500, टू एसेट अकाउंट 40,500, आई होप ये मेरे साथ ही लिख के हो गया है तुम्हारा। एवरीबडी पोस्टिंग कर देते हैं, चलो फिर इसका पहले प्रोविजन अकाउंट में जाओ और प्रोविजन अकाउंट में से 2012 जुलाई 1 को टू मशीनरी अकाउंट ये ट्रांसफर कर दो 19,500 का अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन। ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखोगे तुम 2012 जुलाई 1 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ सॉरी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हाँ, अभी मुझे वो बाय को कैप्स करने को बहुत घंटा लाएगा, वो बाय का बी कैपिटल करना था, मुझे बोर हो गया वो बहुत करने में। सो बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा, नेक्स्ट एंट्री का पोस्टिंग 28,000 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 12,500। डन, आर वी क्लियर एवरीबडी? यस। अब क्या करना है, अब बस अगर तुम देखोगे तो अभी कोई और ट्रांजैक्शन है नहीं, है तो नहीं है। अनदर मशीनरी with a higher capacity of 1 lakh was purchased on 1st October 2012। चलो इसकी एंट्री तो सिंपल है, मार दो मशीनरी अकाउंट में। अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट 1 लाख। डन। अब क्या करना है, ईयर को क्लोज करते वक्त डेप्रिसिएशन लगाना है लास्ट वाला। सो 2013 में मार्च 31 टू प्रोविजन अकाउंट। शांति से सोचो कि 2 ही मिनट है कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। वो पहले 5 ट्रक थे, उसमें से 2 तो चले गए, मतलब 3 बचे हैं। हर एक ट्रक पे 1 साल का 6,000 लगता है, मतलब 18,000 उधर हो गया। ओके, और अभी एक जो खरीदा है वो 1 लाख का ट्रक है, ठीक है। वो 1 लाख के ट्रक पे इंटू 10% मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो जो डेप्रिसिएशन है वो अभी आधे साल के लिए लगेगा। सो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5,000। सो कैन आई से टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 23,000। ओके, सो यहाँ पे 23,000 करो, यहाँ पे 2013
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 23,000। डन है, सारी चीजें कर लिया, फटाफट सिर्फ अकाउंट्स को बैलेंस करो। डेप्रिसिएशन में टोटल 24,500 आ रहा है, तो तुम P&L में ट्रांसफर करोगे। मशीनरी अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया 2,80,000। प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस आ रहा है 77,000। 24,500 गया। हाँ, हाँ, क्या डेप्रिसिएशन में क्या देखने जैसा होता है भूषण? क्या दिखाऊं, प्रोविजन या मशीनरी? कौन सा? अच्छा, वर्किंग नोट दिखाऊं। हाँ, 2,80,000 है। करो करो, शांति से कंप्लीट करो। नोटबुक इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए और सारे कैलकुलेशंस अवेलेबल होने चाहिए। डन, सबका हो गया? हाँ, 77 है प्रोविजन में। हाँ, सब सबका हो गया। शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? अभी फुल थक गए हो ना?